दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आपने याजूज माजूज के बारे में तो सुना होगा। आज हम इस व्लॉग में आपको बताते हैं कि याजूज माजूज जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुकी हैं। पार्लियामेंट हाउस में याजूज माजूज कैसे पहुंचे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए किसने ऑफर की है। दोस्तों आज कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। इस इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जब अपना खिताब शुरू किया तो उन्होंने याजूज माजूज का जिक्र किया। कुछ लोगों को याजूज माजूज से तशबीह दी कि यहाँ पार्लियामेंट हाउस में याजूज माजूज मौजूद हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि यहाँ पर कोई याजूज माजूज नहीं है, अगर है तो वो उनको बताएं ताकि उनको पकड़ा जा सके। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खच किसने मारी है ये सारी हम आपको बताते हैं इस व्लॉग में। उमर अयूब ने वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात की और उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा उन्होंने खच मारी थी। इसी तरह खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल जो है उसको उन्होंने अजदहा करार दिया और उनका ये कहना था कि मैंने इस कौंसल के हवाले से पार्लियामेंट में 12 मरतबा पूछा लेकिन इस पर कोई जवाब ना दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनकी तनख्वाहें क्या हैं, लेकिन इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट करार देकर इस बारे में कोई हमें तफसीलात ना बताई। आज जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर कहा कि पार्लियामेंट हाउस में हजूज मौजूद है जो उनके बिल्स को और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो बताएं कहाँ पे हजूज वो उनको पकड़ने में उनका तावन करेंगे। जिस पर अपोजिशन लीडर ने कहा कि वाकई यहाँ पर हद हैं लेकिन हम उसकी तफसीलात आपके ऑफिस को दे देंगे और इस पर कार्रवाई कीजिएगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और फिर वॉकआउट कर गए और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत दीगर ने क्या कहा वो हम अभी आपको इस व्लॉग में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज कायमा कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू में जिसकी सदारत नवीद कमर साहब कर रहे थे, वहाँ पे हमने अपने मियां गौस साहब के प्रोडक्शन के ऑर्डर के बारे में जब बात की और हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है तो हमें बोलने नहीं दिया और उस कायमा कमेटी इजलास से हमने एहतजाजन वॉकआउट किया और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को ये बावर कराया कि ये डिक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर मेंबरान नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग सिपाही हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हक और सच के लिए हमारी जान भी हाजिर है। दूसरी अहम चीज, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जब मैं उठा तो खुशकिस्मती हो गई या एक मैं समझता हूं मौजा हो गया कि स्पीकर ने माइक दे दिया। पिछला सारा सेशन भी माइक उन्होंने मेरा नहीं खोला और इस सेशन में आज पहली बार खोला, बावजूद इसके कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी उठता है अपनी कुर्सी पे उसको माइक दिया जाता है, उसका माइक खोला जाता है। और वहां पे हमने वाजे किया कि मियां गौस साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट हुआ, चौधरी इजाज साहब सेनेटर साहब का नहीं हुआ, हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, जनाब हसन न्याजी साहब, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। और ये भी उनको कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में कि आपने या तोशाखाना के केस के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को बेगुनाह कैद किया है तो एहतसाब फिर नवाज शरीफ का और जरदारी का करना चाहिए जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज और BMW गाड़ियां हड़प की हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अबतर हालात के ऊपर बातचीत की, वहां पे जो जुल्म सतम हो रहा है उसके बारे में, पोस्ट डिसअपीयरेंसेस के बारे में बात की। ये भी बात की कि जो SIFC 1 लाख एकड़ जमीन चोलिस्तान सहरा में सैराब करने जा रहे हैं बगैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाए हुए और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालने के लिए नैब के केस शर्जील मेमन पे और
सबक वज़ीर आला कायम अली शाह और एक बिजनेसमैन के ऊपर जला रहे हैं, वो सिर्फ महज इसलिए कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की आवाम का पानी का सौदा कर लें और वो पानी डाइवर्ट हो जाए चोलिस्तान में। ख़वातीन व हज़रात, 4 भाइयां इकाई में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, और हमारी डिमांड है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर ये जोर आजमाई ना की जाए। वहां पे ये भी याद दहानी दिलाई कि खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए के बकाया जात सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मरकजी हुकूमत ने नहीं दिए, और एनएफसी का 3% हिस्सा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का है, जो आपके फॉर्मर फाटा एरियाज थे, उसका भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और यहां तक कि हमारा जो सरप्लस अमाउंट थी कैश की, उस पे भी मरकजी हुकूमत ने, वफाक ने डाका डाला है। ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग उन्होंने मुल्क छोड़ के चले गए, 14 अरब डॉलर मुल्क से चला गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी में है, ज़राअत मंफी में है, सर्विस सेक्टर डाउन है, पहिया आपका नहीं चल रहा, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है, और आपका इस वक्त अपराध भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें हमने सामने रखी और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक गैर कानूनी और गैर आईनी शख्स बैठा हुआ है, सिकंदर सुल्तान राजा उसका नाम है, और फिलफोर उसको और उसके कमिश्नर जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उनको बरतरफ किया जाए। और स्पीकर को मैंने और शिबली फराज साहब ने 15 जनवरी 2025 को खतूत लिखे थे। शहबाज शरीफ जो कि एक डमी शख्स प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो एक कठपुतली है, उसने खत लिखना था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, अभी तक उसने नहीं लिखा। मेंबरान के बारे में कल भी हमारे मेंबरान ने यहाँ पे बात की। पंजाब के मुतअद्दिद मेंबरान के घरों में रेड्स हुए हैं, पुलिस गर्दी की गई है, 2 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, इरशाद बीबी साहिबा और एक दूसरे साहब कोट अद्दू से, हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब के हल्के से अहमद चट्टा साहब, मुबीन कुरैशी साहब, हमारे मियां गौस साहब जो अंदर है जेल में, इन सारों के घरों में मुतअद्दिद रेड्स हो चुके हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। बाकी बात इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे, और उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा साहब, क्योंकि साहिबजादा साहब की कमेटी में हाजूज माजूज ने मुदाखलत करके तो इनकी कमेटी का एजेंडा ही चेंज कर दिया और चेयरमैन साहब को मालूम भी नहीं था। ओवर टू यू बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असेंबली में, और स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि एक जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंस्टीट्यूशन समेत पार्लियामान भी कोलैप्स कर चुकी है या कर रही है। उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग, मैं समझता हूँ उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाह रहा था, जिसके जवाब में मुझे इजाज़त नहीं मिली, और इसके बाद हमने वॉकआउट किया। बात यह है कि पार्लियामान को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लोग सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलेक्शंस हुए ताकि पार्लियामान न टूटे। दुनिया की सारी जमहूरी ममालिक में बड़े बड़े बंकर में नीचे जाके पार्लियामानों के लिए जगह बनाई गई है ताकि अगर एटम बम भी गिरे तो पार्लियामान चलता रहे। सिर्फ इतना कहना जरूरी है कि क्या ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है या नहीं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए कि आम आदमी ये समझने लग जाए कि ये पार्लियामान पाकिस्तानी अवाम के लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। इस ईवान ने जितने दिन काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि जिसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। जिसको हम कानून की जुबान में सिविल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें कानून साजी नहीं हुई। इस ईवान ने 1 साल में कम तरीन कानून साजी की। इस ईवान ने 1 साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ है। इस ईवान में आज तक जो क्वेश्चंस हुए, मैं आपको ये फैक्ट्स देता हूँ, आप सारे लोग इनके वेबसाइट पे देखें, सिर्फ 17 घंटे क्वेश्चंस अवर पे सिर्फ हुए हैं, 300 से कम क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। इंडिया के लोकसभा में 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस
एक साल में आंसर करते हैं। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं? अगर अभी भी कोलैप्स नजर नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस को देखें। आप कानून साजी नहीं कर सके, आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्लियामेंट पे नहीं आए। आज तक मेजर जिसको कहते हैं आप हुकूमत के जिम्मेदारान, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इस पार्लियामेंट में नहीं दी। उन लोगों की जिम्मेदारान की हाजिरियां निकाले, कोई एक भी इस ईवान में पेश नहीं हुआ कि वो आवाम की क्वेश्चंस ले ले कि नुमाइंदों की तरफ से उनके पास क्या क्वेश्चन आया। ये पहला ईवान है जो एक साल में सबसे ज्यादा इसकी कमेटियां नहीं बनी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ईमान में बैठने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत चलाने वालों की जिम्मेदारी है। आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें, ये ईमान के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या उनकी तरफ से वो क्वेश्चन आंसर हुए? क्या उनकी तरफ से प्लानिंग आई है? क्या उनकी तरफ से बजट स्टेटमेंट आई है? और सबसे ज्यादा ये है कि सिवाय 2-3 के 3 सेशन के अलावा इनके 12 सेशन में से कभी भी 10 दिन से ज्यादा सेनेट जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चल सकती। इनके सिवाय 5 सेशंस के बाकी कोई ऐसा सेशन नहीं चला जिसमें आपका कोरम ना होने की वजह से आपका कोरम वो टूट चुका है और लोग आवाम का नुकसान हुआ है। इंडिया की परफॉर्मेंस लोकसभा की ऐसी है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा 135% परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अगर दिन के वो 100 घंटे काम करना है साल में तो वो 135 घंटे वो रिक्वायर बैठे हैं। वो लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, इसीलिए दुनिया के तारीख में उन लोगों का जो नंबर है वो टॉप 5 पर है और हमारा रूल ऑफ नाम है 130 नंबर पर है। अगर ये हालत रही तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये पार्लियामान खत्म हो जाएगी। अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हम रहे न रहे, हम अपोजिशन में रहे, हुकूमत में रहे, हम तो जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन ईमान रहेगा, मुल्क रहेगा, ये दस्तूर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये लाजिम है कि ईमान स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने साथ साथ इस ईमान को भी कमजोर कर दिया है। इस इंस्टीट्यूशन को जिसको लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए। जनाबी स्पीकर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा फैक्ट्स फिगर पढ़ ले, आप रिस्पॉन्स दे दे। जज साहब की ऑब्जर्वेशन सही है कि पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ ये ईवान भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। चेयरमैन साहब, एक सेकंड जी, नहीं, सरदार आप साहब बात बात कर कर, उसके बाद बात कर लेते हैं। सरदार साहब क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। जी, सरदार साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की मीटिंग थी बड़ी तगड़ो के बाद। आज स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर यूब साहब ने एजेंडा पॉइंट आउट किया कि वहाँ से निकाला गया, तो उन्होंने कहा कोई एजेंडा नहीं निकला। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग जी। ये आप कोर्स करते हैं, ये लेटर है 2/12 का, दिसंबर का, जिसमें ये मीडिया आपके साथ, अभी मीडिया के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 5 पे डिस्कस द सिचुएशन इन्वॉल्विंग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद एंड पोटेंशियल implications ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये इसका हिस्सा बनाया गया। और पॉइंट 4 था डिस्कस द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय द डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एट अडयाला जेल, जो तमाम लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया था। ये लेटर मेरी तरफ से लिखा गया और उसके बाद ये आने वाले इजलास के लिए एजेंडा का हिस्सा बना। उसके बाद जो इजलास आने वाला हुआ उसके अंदर ये एजेंडा आइटम का हिस्सा थी ये दोनों चीजें। जब अगला इजलास हमने बुलाया जो कि 27 तारीख को था, वो इजलास फॉर सर्टेन रीजंस, कुछ सेक्रेटरीज अवेलेबल नहीं थे, दे वर इन कराची, वी वर टोल्ड कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो वहां पर चला गया। उस वक्त भी ये एजेंडा का हिस्सा था। उसके बाद ये एजेंडा से निकाल दिया गया। फिर मेरी तरफ से ये दोबारा लेटर लिखा गया, द ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स हैज डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग एजेंडा आइटम मे ऐड इन द मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, discuss the situation involving protest in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations.